मैंने तुम लोगों को टोटल सेवन टॉपिक्स करवा दिए, इसको मिला के पहला इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन में तुमको एक मैंने ये बताया कि कौन से कंपनीज पे कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट्स पे अप्लाई होता है। फिर रूल्स 2006 वो सब बताया। फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई सेड दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। क्यों मैंडेटरी, उसका रीजन दिया है मैंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि बाय लुकिंग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर से पता चलता है ये कंपनी के साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज का मतलब बताया। पॉलिसीज का मतलब डिफरेंट मेथड्स टू फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर एग्जांपल्स दिए बहुत सारे। फिर बताया जो जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसको एक जगह पे डिस्क्लोज करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, प्राइमरी कंसिडरेशन ट्रू एंड फेयर। सेकेंडरी कंसिडरेशन में 3 पॉइंट आया था, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। फिर बताया disclosure of fundamental accounting assumption, going concern, accrual and consistency. If not followed, disclosure is required. If followed, no disclosure is required. And whenever any accounting policy is changed, then also disclosure is required. What was your old policy? What is your new policy? Reason for change in accounting policy and impact on current year and next year. If the impact cannot be measured, तो ये भी फैक्ट बताना पड़ेगा। और चेंज इन पॉलिसी के 3 रीजन, compliance of accounting standard, compliance of statute and for better presentation of financial statement। ये 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने। ये AS1 पूरा समराइज कर दिया मैंने। AS1 आई हैव समराइज्ड। उसके बाद में हम लोग गए थे AS4 में कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ऑन बैलेंस शीट डेट। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके सारे काम हो गए होते हैं, खाली अपना फाइनल डिसीजन आना बाकी है। मेरा डेटर पूरा डूब चुका है लेकिन अभी तक उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया है। वो 5 अप्रैल को अगर बोलेगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैड डेट्स 5 तारीख को मैं उसका प्रोविजन अगले साल रिकॉर्ड करूं। अरे वो डूब गया था, उसका प्रीमाइसेस जल गया था, वो इंसॉल्वेंट हो चुका था, खाली एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूं मैं। तो अनाउंसमेंट अगर अगले साल हो गया तो उसको अगले साल का ट्रांजैक्शन नहीं बना सकता है, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलना पड़ेगा। कोई चीज के बारे में मेरे को जानकारी है खाली अनाउंसमेंट अगले साल हो रहा है डेट ऑफ अप्रूवल के पहले, तो उसको करंट ईयर में एडजस्ट करूंगा। लेकिन कोई चीज की जानकारी नहीं है, लॉस बाय फायर ऑन 4 अप्रैल, तो वो ये साल हुआ ही नहीं था, 31 मार्च को नहीं हुआ था, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। दोनों इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट है क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, डेट ऑफ अप्रूवल तक हुआ है। लेकिन जो बाद में हुआ है वो तो आगे का अगले साल का इवेंट है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैंने इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट में बताया था, अगर कंटिजेंसी इवेंट में बदलता नहीं है तो कंटिजेंसी का ट्रीटमेंट दो। 5% चांसेस ऑफ अकरिंग, नो इफेक्ट। गेन्स, नो इफेक्ट। 5 to 50% चांसेस कंटिजेंट लायबिलिटी की नोट लिखो और मोर देन 50% प्रोविजन क्रिएट करो। और एडजस्टिंग इवेंट में भी 2 है, अगर कोई लॉसेस होने वाला है उसको एडजस्ट करना है तो प्रोविजन क्रिएट करो। लेकिन अगर एसेट्स का केस है, एसेट्स को एडजस्ट करना है तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो, 31 मार्च के पहले कंट्रोल में आ गया, रिकॉर्ड कर लो। बाद में आएगा, बाद में तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर बाद में हुआ चलेगा, 31 मार्च के दिन पैसा दे दिया, कंट्रोल आ गया, यूज करने लग गए और 30 तारीख को तुम्हारे नाम पे लीगल डीड बना, चलेगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है कंट्रोल में आ गया 31 मार्च के पहले रिकॉर्ड कर लो, और 31 मार्च के बाद कंट्रोल में आया तो पहले कुछ भी होने दो, रिकॉर्ड नहीं करूंगा। पहले कुछ भी होने दो, नेगोशिएशन कुछ भी होने दो, मेरे कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि एसेट में सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगता है। ये कंटिजेंसी एंड इवेंट। और अगर प्रपोज डिविडेंड है तो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, कभी भी एंट्री नहीं बनेगी, प्रपोज डिविडेंड की एंट्री नहीं बनेगी। ये मैंने कंटिजेंसीज इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट में कराया था। मैं अगर ऐसा समराइज करने लगूं तो धड़ाधड़ मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर होता है। अरे तुम भी रीड करो, मैंने 2 पेज के अंदर तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करवा दिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स करते रहे हम लोग। उसके बाद क्या किया था, AS12 किया था क्या, उसके बाद AS12 किया था। AS12 में बताया मैंने, ग्रांट का मतलब होता है इट इज एन असिस्टेंस आइदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी, ICAI, WHO, एग्जाम्पल दिया था, नॉट नेसेसरली ओनली गवर्नमेंट। और ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करने का, जब पैसा मिलना श्योर हो गया,
और कंडीशंस ऑफ ग्रांट्स कंप्लाई कर लिए मैंने, अगर फेल कर दूंगा तो फिर रिफंड करना पड़ेगा। आज कंप्लाई कर लिया तो रिकॉग्नाइज कर दूंगा, बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। रिफंड करना पड़े तो वही अकाउंट को डेबिट करना, लेते समय जिसको क्रेडिट किया था, लेते समय जिसको क्रेडिट किया तो उसी को डेबिट कर देना। अगर रिफंड करना पड़े और पीएनएल डेबिट होगा तो पीएनएल के डिस्क्लोजर में तो एबनॉर्मल आइटम है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल के शो करेंगे। आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इंडियस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल दिया है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माना जाता है। इंडियस में नथिंग इज नोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर उसके बाद में जब भी रिफंड के बाद में टाइप्स ऑफ ग्रांट्स बताए थे मैंने। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स में क्या बताया, पहला ग्रांट रिसीव्ड एज इनकम, पीएनएल क्रेडिट। फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंस बैलेंस शीट में लिखो, और जब खर्चा करना चालू करो तो पीएनएल के क्रेडिट में लेके आ जाओ, क्योंकि पीएनएल के डेबिट में खर्चे मिलेंगे तो पीएनएल के क्रेडिट में ग्रांट लिख दो। अगर इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए ग्रांट मिला तो कैपिटल रिजर्व्स, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का ग्रांट कैपिटल रिजर्व्स, और उससे हम लोग बिजनेस लॉसेस या डिविडेंड नहीं इनकर कर सकते, बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंस पे नहीं कर सकते, फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हो, बिजनेस फॉर्मेशन का खर्चा कर सकते हो, बट उससे हम लोग डिविडेंड नहीं पे कर सकते, वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। सो उससे ये काम नहीं होगा। फिर अगर बेल आउट ग्रांट है तो पीएनएल डेबिट, और अगर ग्रांट रिसीव्ड इन काइंड है, ग्रांट रिसीव्ड इन काइंड है तो फिर उसके बाद में एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, नॉमिनल अमाउंट 1 रुपया, याद है क्या नहीं, उसको डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। फिर फिक्स्ड एसेट्स का तो डिटेल डिस्कशन है। फिक्स्ड एसेट्स में डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच है और डिफर्ड ग्रांट अप्रोच है। फिर उसमें रिफंड्स भी मैंने बताया तुम लोगों को, वो तो हमने डिटेल में किया हुआ। एक प्रॉब्लम तो ऐसा है जिधर AS10, AS11 और AS12 तीनों यूज हुआ है, वो फॉरेन करेंसी का एक प्रॉब्लम था। इसके बाद में आ जाता है फॉरेन करेंसी और बोरोइंग कॉस्ट। अभी रिसेंटली किया है, फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कन्वर्ट करो स्पॉट रेट पे इन डोमेस्टिक करेंसी, and that is initial recognition on balance sheet date, subsequent recognition at closing rate, and with a corresponding debit or credit to exchange gain or loss on the date of settlement, settlement amount के साथ कंपेयर करने का जो भी क्लोजिंग रेट है, फर्दर प्रॉफिट लॉस आएगा। ऐसे गुड्स परचेज सेल्स के प्रॉब्लम हो गए, फिक्स्ड एसेट्स के हो गए, और साथ में हो गया अपना लोन्स का। फिर आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग और स्पेक्युलेटिव। हेजिंग में तो इंश्योरेंस है, स्पेक्युलेटिव में जैसे हम लोग कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट करते, शेयर्स में इन्वेस्ट करते, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करते, भाव बड़ा बेच दो, प्रॉफिट कमा लो। सो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। प्रॉब्लम जब देखोगे, एक मैंने रिकैप दे दिया है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखना पड़ेगा। बोरोइंग कॉस्ट वाला इंडियस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था। बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ही कॉस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट के साथ और कोई भी खर्चा जो बोरोइंग्स लेने में हमको लगा है वो भी बोरोइंग कॉस्ट। याद है, प्रोफेशनल पर्सन अगर मेरे को बोरोइंग्स दिलाने में हेल्प कर रहा है तो प्रोफेशनल पर्सन की फीस भी बोरोइंग कॉस्ट है। कमिटमेंट चार्जेस, फिर इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ फाइनेंस लीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन। फिर उसके बाद में मैंने बताया था एक्सचेंज डिफरेंस इन फॉरेन करेंसी लोन, और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसलिए AS11 बीच में करवाया था पहले कि AS11 करके तुम करो तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद में बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट रहता है। अगर क्वालिफाइंग एसेट है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट है तो क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो पीएनएल टू इंटरेस्ट। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट कौन सा एसेट है जिसको बनने में टाइम लगता है, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, ब्रिज, डैम, शिप, इनको बनने में टाइम लगता है, इनको बनने में टाइम लगता है। तो ये हो गया क्वालिफाइंग। रेडी टू यूज एसेट, गए कंप्यूटर खरीद के लेके आ गए, कार खरीद के लेके आ गए, रेडी टू यूज एसेट, इवन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स, वर्किंग कैपिटल, ये सब नॉन क्वालिफाइंग, इनका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग को बनने को टाइम लगने वाला है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर इन्वेस्टमेंट्स पे भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है। ये सब मैंने समझाया है। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक अगर बोरोइंग्स है तो जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके एसेट कंप्लीट होने तक पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, और कोई इनकम जनरेट होती है टेम्पररी इनकम तो हम लोग वो माइनस करेंगे और नेट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जनरल बोरोइंग्स के लिए 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, बोरोइंग कॉस्ट शुड बी इनकर्ड। कंडीशन नंबर 2, सम एक्सपेंस ऑन बोरोइंग कॉस्ट शुड बी इनकर्ड प्रोवाइडेड नॉट एक्चुअल डेवलपमेंट। एंड नंबर 3, एक्चुअल डेवलपमेंट शुड स्टार्ट। उस दिन से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से काम रुक गया तो जनरल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा।
फिर काम शुरू हो गया तो कैपिटलाइज करोगे, और नॉर्मल रीजन से काम रुका तो कैपिटलाइजेशन चालू रहेगा। जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया, वो स्पेसिफिक बोरिंग्स हो या जनरल बोरिंग्स, उसके बाद का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। देख लो ना, मैंने विद इन सम मिनट्स पूरा लपेट दिया। हाँ, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ना, एग्जैक्टली 10 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स हुआ है। 10 मिनट्स 17 सेकेंड्स में मैंने जितना करवाया सब कवर कर दिया। और ये स्टॉक तो अभी किया है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। सो प्लीज रिवाइज करते रहो, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज हैवी। आई विल स्टॉप हियर, आई एम नॉट स्टार्टिंग विद एनी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टुडे। मैं अगले लेक्चर में बहुत मस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने वाला हूं, जो कि तुम्हारे सीए फाइनल के साथ कनेक्ट होगा। सीए फाइनल में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम टू सेम मिलेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। काफी बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और थोड़ा हेवी है, पर तुम लोग अब वो हेवी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने को तैयार हो गए हो, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट या सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू नहीं किया है। इट इज सिमिलर टू इंडिया 16। मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद इंडिया 16 ओपन करके देख लेना, डाउनलोड कर लेना, साइट से डाउनलोड करके देख लेना, तुमको इंडिया 16 समझ में आने लग जाएगा। सो उतने ही डेप्थ में कराऊंगा जितने डेप्थ में इंडिया 16 है, और मोर और लेस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है। सो आई विल स्टॉप माय टुडेज लेक्चर हियर, और अगले लेक्चर में फ्रेश माइंड से अब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखेंगे।